Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. सबसे पहले है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है? एग्रोनॉमी टर्म जो है वो कहां से आई है? ये जो टर्म है एग्रोनॉमी, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है, एग्रोस एंड नोमस। एग्रोस का मतलब है फील्ड एंड नोमस का मतलब है टू मैनेज। तो फील्ड को मैनेज करना हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए उसे बोला जाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखो एक बार। एग्रोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस that deal with methods which provide favorable environment to the crop for higher productivity। ठीक है, देखो जो एग्रोनॉमी है वो ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की जो डील करती है ऐसे मेथड के साथ कि जो हमारी क्रॉप है उसे फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड की जाए ताकि हमारी जो क्रॉप की आउटपुट है, जो यील्ड है उसकी, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आए। ठीक है, तो एग्रोनॉमी जो है एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है मेथड के साथ, ऐसे मेथड हम यूज करें हमारी फील्ड में और हमारी क्रॉप को फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करें ताकि हमारी जो क्रॉप है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी यील्ड, उसकी आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा आए। ठीक है, तो उसे बोला जाता है एग्रोनॉमी। ठीक है, आगे देखो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मींस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। रेनफेड कंडीशन होती है जब जो कोई भी क्रॉप है वो पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड करती है। ठीक है, कोई एरिया ऐसा होता है जो पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, कुछ एरियाज होते हैं। ठीक है, तो उसे बोला जाता है कि रेनफेड कंडीशन। ठीक है, पूरी तरह रेनफॉल पे डिपेंड करना। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है ऐसी जगह पे रेनफेड कंडीशन के अंडर जो है कल्टीवेशन करना क्रॉप्स की, उसे बोला जाता है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के आगे तीन पार्ट्स हैं। पहली है ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग होती है ऐसे एरियाज में कल्टीवेशन करना क्रॉप की जहां पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 750 mm से कम हो। ठीक है, 750 mm से एनुअल रेनफॉल कम हो, वहां पे जो है क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है, उसे ड्राई फार्मिंग बोला जाता है। यहाँ पे जो ड्राई स्पेल्स होते हैं वो काफी प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, काफी टाइम तक जो ड्राई स्पेल्स हैं वो चलते रहते हैं, इसलिए हमारी जो क्रॉप फेलियर के चांसेस हैं यहाँ पे वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरियाज इज हियर एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 750 mm बट लेस देन 1150 mm इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 750 mm से ज्यादा होती है बट 1150 mm से कम होती है। ऐसे एरिया में जब जो है कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप की, उसे ड्राई लैंड फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग जो है मींस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन रीजन्स वेयर एनुअल रेनफॉल इज more than 1150 mm is called rainfed farming. This farming is practiced in humid regions. ठीक है, तो रेनफेड फार्मिंग जो होती है ऐसी जगह पे क्रॉप की कल्टीवेशन करना जहां पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 1150 mm से ज्यादा हो। तो और ऐसी जो फार्मिंग की प्रैक्टिस है ये ह्यूमिड रीजन्स में की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉप फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो 1150 mm से ज्यादा होती है, अच्छी खासी रेनफॉल होती है, इसलिए जो है ड्राई स्पेल्स नहीं आती और क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में क्या क्या जो डिफरेंस हैं वो होते हैं। तो रेनफॉल की अगर बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग में 800 mm से कम रेनफॉल होती है और रेनफेड फार्मिंग में 800 mm से ज्यादा होती है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू क्रॉप की बात करें तो यहाँ पे शॉर्टेज होती है। ठीक है, इतनी ज्यादा जो मॉइस्चर है वो क्रॉप को नहीं मिल पाती क्योंकि रेनफॉल कम होती है और यहाँ पे इनफ रहता है, अच्छा खासा जो रेनफॉल है होता है और मॉइस्चर जो है हमारी क्रॉप को मिल जाता है। ग्रोइंग सीजन की बात करें तो यहाँ पे जो पूरे एनुअल में जो ग्रोइंग सीजन होता है वो 200 डेज से कम का होता है, यहाँ पे 200 डेज से ज्यादा का होता है। ग्रोइंग रीजन की बात की जाए तो एरिड, सब एरिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स में जो है फार्मिंग की जाती है। रेनफेड फार्मिंग ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड रीजन्स में की जाती है। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो ड्राई लैंड फार्मिंग में सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, रेनफेड फार्मिंग में डबल और इंटरक्रॉपिंग की जाती है। कंसंट्रेट्स की बात करें कि जो मुश्किल, जो प्रॉब्लम
जो आ सकती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो है विंड एंड वाटर इरोजन हो सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर इरोजन की प्रॉब्लम है जो वो आ सकती है, ठीक है, वाटर इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है लीफ एरिया इंडेक्स, ठीक है। देखो लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है, लीफ एरिया इंडेक्स होता है टोटल लीफ एरिया डिवाइडेड बाय ग्राउंड एरिया, ठीक है। देखो जो हमारे लीफ का टोटल एरिया होगा और डिवाइडेड बाय जो हमारे ग्राउंड का एरिया होगा, ठीक है, जो हमारा क्रॉपिंग एरिया है वो, ठीक है। तो जो टोटल लीव्स का एरिया होगा और टोटल जो ग्राउंड का एरिया होगा, उन दोनों का जो डिवीजन होगा वो हमारा लीफ एरिया इंडेक्स होगा, ठीक है। तो देखो ये एक यूनिटलेस डायमेंशन है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा और मीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये यूनिटलेस हो जाएगा, ठीक है। तो लीफ एरिया इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। टोटल लीफ एरिया जो टोटल लीव्स का एरिया होगा और ग्राउंड एरिया, ठीक है, जितना हमारे पास एरिया है, क्रॉपिंग एरिया है, ठीक है, तो वो सारा जो है वो आएगा, इन दोनों का जो डिवीजन है वो हमारा लीफ एरिया इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लीफ एरिया इंडेक्स। नेक्स्ट है लैंड इक्विवेलेंट रेशो। लैंड इक्विवेलेंट रेशो क्या होता है? इट मींस द रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय अ सोल क्रॉप that is required to produce the yield achieved in intercropping, ठीक है। देखो ये जो है ये एक डिवीजन है, ठीक है, ये एक रेशो है जिसमें क्या है कि जो लैंड एरिया एक सोल क्रॉप है, एक सिंगल क्रॉप हमने एक फील्ड में लगाई, ठीक है, तो उससे जो हमें यील्ड मिलेगी, ठीक है, जो हमें यील्ड मिलेगी और जो हमने इंटरक्रॉपिंग में लगाया है, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग में हमने दो क्रॉप लगाई है, ठीक है, एक जो है हमारी वही क्रॉप जो हमने इधर लगाई थी और एक और क्रॉप लगाई है, हमने दो क्रॉप्स लगाई हैं, ठीक है, इन दोनों का जो डिवीजन होगा वो हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशो होगा, ठीक है, इन दोनों की जो यील्ड आएगी वो हमारी लैंड इक्विवेलेंट रेशो होगी, ठीक है। देखो अभी देखो यील्ड ऑफ इंटरक्रॉप ए प्लस बी, ठीक है, ए जो है हमारी सोल क्रॉप है जो हमने सिंगल फील्ड में भी लगाई थी और इंटरक्रॉप जो है वो हमारी बी है, ठीक है, इन दोनों की जो यील्ड आएगी डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ सोल क्रॉप जो हमने सिंगल फील्ड में हमारी क्रॉप लगाई थी, मतलब कि क्रॉप ए, ठीक है, तो इन दोनों की जो रेशो आएगी वो हमारी लैंड इक्विवेलेंट रेशो। जब लैंड इक्विवेलेंट रेशो जो है एक से ज्यादा होगी तो इंटरक्रॉपिंग जो है वो बेनिफिशियल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है टोटल क्रॉपिंग एरिया डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जनरली होता है कि रेजिंग नंबर ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड ड्यूरिंग वन एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है, कि एक साल में एक जो फील्ड है उस पे कितने नंबर ऑफ क्रॉप्स जो है हम लोग ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है टोटल क्रॉपिंग एरिया, हमारे पास कितना एरिया है जिस पे हम क्रॉपिंग करेंगे और डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया जिस पे एक्चुअली में कल्टीवेट की है हमने क्रॉप, ठीक है। टोटल क्रॉपिंग एरिया जो हमारे पास टोटल क्रॉप एरिया है और नेट कल्टीवेटेड एरिया जितना कल्टीवेट किया है हमने, जितने एरिया पे क्रॉप लगाई है, इनटू 100 जो है हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया में 135% है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड, ठीक है। देखो एक साल के बाद जो है नेक्स्ट क्रॉप डिफरेंट क्रॉप लगाएंगे सेम लैंड पे, ठीक है, लैंड हमारे पास सेम ही रहेगी, ठीक है, और उसके बाद एक साल मान लो राइस लगाया तो दूसरे साल हम लोग राइस नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, कोई और जो हमारी क्रॉप है वो लगाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर और कोई और क्रॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है हम क्रॉप्स को रोटेट करते जाएंगे तो उसे बोला जाता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। ये की जाती है हमारी लैंड की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक ही क्रॉप को बार बार लगाते हैं तो हमारी जो क्रॉप की जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्स क्रॉप नेक्स्ट ईयर, सीरियल्स के बाद जो है हम लोग पल्स क्रॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन इनटू 100। ठीक है, कि क्रॉप रोटेशन में हमने कितनी जो टोटल क्रॉप्स हैं वो लगाई थी, ठीक है, और कितने साल तक हमने क्रॉप रोटेशन की। मान लो 5 साल तक हमने क्रॉप रोटेशन की, ठीक है, उसमें मान लो हमने 7 जो क्रॉप्स हैं वो लगाई होंगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, ठीक है, वो हमारे पास क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो वो होती है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की पूरे क्रॉप रोटेशन पीरियड में हमने कितनी क्रॉप्स लगाई और कितने साल तक हमने जो क्रॉप रोटेशन है वो की। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। इट रेफर्स टू द क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज्ड ऑन अ फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज, एसोसिएटेड फार्म एंटरप्राइजेज एंड द अवेलेबल कंपोनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम है कि इसमें क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न को यूज करना फार्म पे और उनकी इंटरेक्शन फार्म रिसोर्सेज के साथ, फार्म एंटरप्राइजेस के साथ और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन होगा क्रॉपिंग पैटर्न का, उसे क्रॉपिंग सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या होता है। द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन और सिमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हार्वेस्टिंग इंडेक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिमुलेशन करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, उसे एक्सप्रेस किया जाता है एज एन हार्वेस्टिंग इंडेक्स। ठीक है, और इसे कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोला जाता है कि कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूटिलाइजेशन किया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, देखो हार्वेस्टिंग इंडेक्स का एक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, इकोनॉमिक यील्ड जैसे कि ग्रेन हो गया, ठीक है, देखो डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल यील्ड इनटू 100। यहाँ पे देखो क्या है, अभी बायोलॉजिकल यील्ड है जो हमने हार्वेस्ट किया। ठीक है, मान लो आपने वीट को हार्वेस्ट किया, वीट में आपको क्या मिलेगा हार्वेस्ट करने के बाद, ग्रेन और उसके साथ स्ट्रॉ भी मिलेगा। ठीक है, देखो अभी हम इकोनॉमिक यील्ड की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, अगर आप किसी को सेल करोगे अपनी वीट तो आप सिर्फ ग्रेन सेल करोगे ना, ठीक है, ग्रेन को सेल करोगे, स्ट्रॉ को तो नहीं करोगे, स्ट्रॉ तो हम एक साइड से निकाल देंगे। तो इकोनॉमिक यील्ड जो है जो हमें पैसा देगी, ठीक है, तो वो सिर्फ ग्रेन होगा, और बायोलॉजिकल यील्ड जो हमने हार्वेस्ट किया और उसके बाद जो हमें मिला, ठीक है, तो वो होगा ग्रेन प्लस स्ट्रॉ। ठीक है, इनटू 100 जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स आ जाएगा। आगे देखो बायोलॉजिकल यील्ड इनटू के इज इक्वल टू इकोनॉमिक यील्ड। ठीक है, के जो है हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स है यहाँ पे और इसे कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा हार्वेस्टिंग इंडेक्स। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। तो कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस होता है सिंक डिवाइडेड बाय सोर्स इनटू 100। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स होता है ऐसा पार्ट प्लांट का जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। हमें पता है कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स में होता है। ठीक है, तो वो हो गया सोर्स हमारा। और सिंक क्या होता है, सिंक होता है वेयर फोटोसिंथेसिस अकोमुलेट्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जहां पे अकोमुलेट होता है वो हमारा जो है फूड मटेरियल बनता है, जो हमारा फूड मटेरियल होता है। ठीक है, जैसे कि ग्रेन्स हो गया, कोई फ्रूट्स हो गए, या फिर जो हमारे पोटैटो में उसका स्टेम हो गया, ठीक है, शुगर बीट में उसके रूट्स हो गए क्योंकि हम लोग वो खाते हैं। ठीक है, पालक में लीव्स हो गए, पालक के हम लीव्स खाते हैं, पोटैटो की हम स्टेम खाते हैं। ठीक है, तो वो सारा जहां पे फोटोसिंथेसिस अकोमुलेट होता है वो हमारा फूड मटेरियल बन जाता है। ठीक है, तो उसे सिंक बोला जाता है। तो सिंक जो कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अकोमुलेट होता है और सोर्स जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, जनरली अक्कर होता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिवाइड है इनटू 100 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस आ जाएगा। नेक्स्ट सोरगम सिकनेस क्या होता है। द स्टबल्स ऑफ सोरगम, जो हमारे जब हम सोरगम को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जैसे कि ये हमारा सोरगम हो गया, मान लो यहां से हमने इसको हार्वेस्ट कर लिया, तो नीचे जो इसका जो रेसिड्यू बच जाएगा उसे स्टबल्स बोला जाता है। ठीक है, द स्टबल्स ऑफ सोरगम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू वाइड CN रेशो। ठीक है, क्योंकि जो ये स्टबल्स होती हैं सोरगम के, इन्हें डिकम्पोज होने को बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन का रेशो होता है वो बहुत ज्यादा वाइड होता है। ठीक है, हेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन सोइल नाइट्रोजन गेट्स ब्लॉक्ड और टेम्पररी इमोबिलाइज्ड। ठीक है, तो क्या होता है कि डिकम्पोजिशन की
वजह से, ठीक है, जब डिकम्पोजिशन हो रहा होता है सोरगम के स्टबल्स का, ठीक है, सोरगम के स्टबल्स का जब डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो जो नाइट्रोजन है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है, वो इमोबिलाइज हो जाएगी, वो मूव नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से जो हमारी सक्सीडिंग क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है उसे इफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के सिस्टम है वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे सोरगम के रेसिड्यूज पड़े होंगे ड्यू टू वाइड CN रेशो, ठीक है। तो सोरगम सिकनेस होता है कि जब हमारे सोरगम के स्टबल्स होते हैं, जब वो डिकम्पोज नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने CN रेशो जो होता है वो बहुत ही वाइड होता है, इसलिए वो डिकम्पोज नहीं कर पाते और नाइट्रोजन की जो मोबिलिटी है वो जो है ब्लॉक हो जाती है, नाइट्रोजन जो है मूव नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो है हमारी जब हम नेक्स्ट क्रॉप वहां पे सो करेंगे तो उसमें जो है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के सिम्टम जो है वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। To reduce sorghum effect, 25% more nitrogen is applied at the time of first fertilizer dose of succeeding crop। जो हम next crop लगाएंगे उसमें 25% जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन है वो हम डालेंगे, ताकि जो sorghum की वजह से जो नाइट्रोजन जो है ब्लॉक हुई थी वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हमारी नेक्स्ट क्रॉप को ना आए, ठीक है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो बिटवीन रेनफॉल्स वीकली या फिर मंथली एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल, ठीक है, कि जो रेनफॉल होगी उसका 50% प्रोबेबिलिटी की कितनी जो 50% हम प्रोबेबिलिटी लेंगे कि हाँ इतनी रेनफॉल जो है हो सकती है, डिवाइडेड बाय पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, उस पीरियड का जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन होगा। देखो इवेपोट्रांसपीरेशन होता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन की जो हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, प्लस ट्रांसपीरेशन जो हमारे लीव्स हैं प्लांट के उसमें से जो वाटर जो है इवेपोरेट होता है उसे ट्रांसपीरेशन बोला जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन को इवेपोट्रांसपीरेशन बोला जाता है। तो रेनफॉल जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी लेवल लेंगे हम, और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन का जो रेशियो होगा वो हमारा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन क्या होता है? ये जो होता है कि अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन दैट वुड अकर इफ सफिशिएंट वाटर सोर्स वर अवेलेबल, कि कितना इवेपोरेशन फिर भी हो रहा है अगर हमारे पास जो है वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वाटर सोर्सेज हैं हमारे पास, फिर भी कितना जो वाटर का इवेपोरेशन है, वाटर का इवेपोट्रांसपीरेशन हो रहा है वो होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो हमारा आएगा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। अभी